आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअल में होता वो इंटीग्रल है। तो हम लोग हर चीज समझेंगे क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में। जैसे डेरिवेटिव होता है, लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो हर एक चीज हमको पढ़ के चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसके कई सारे लेक्चर्स प्लस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कवर करेंगे, तो काफी पार्ट्स में आने वाला है। आप देखिए, पूरी कैलकुलस आपकी पूरे सिलेबस में आधी तो कैलकुलस है, और कैलकुलस में एक डेरिवेटिव है जिसमें आपका कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन पूरा जो डेरिवेटिव होता है, और उसके एप्लीकेशंस। वैसे ही इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस है। तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे। तो इंटीग्रेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है, नहीं बिल्कुल नया है आपके लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ चुके डिफरेंशिएशन, जो पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड है। तो सारी चीजें अभी हम एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है, कहां से आया, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। बस आपको ये करना है कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देख रखी है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। आपके लिए डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, जिसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखा है, जिसकी पूरी एक्सरसाइजेज विद एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ मैंने पूरा बेसिक कवर किया है, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज भी कवर किए। पूरे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, इंटीग्रल, पहली बात तो ये पहले आप देख लीजिए, जो जो चीजें लिख रहे हैं हम सारी चीजें आपको बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे। इंटीग्रल जिसे हमें पढ़ना है, ये होता क्या है, इसको बोलते हैं हम एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव फंक्शन। ठीक है, यानी तो फिर इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने जनरली हम लोग इंटीग्रेशन ही बोलते हैं। देखिए, जैसे डेरिवेटिव होता है, आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मान लिया हमने एक लिख दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो वैल्यू कितनी आती है, कॉस एक्स। यानी कि इसका जो है डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं, वो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो साइन एक्स का ये क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस जो कहलाता है वो होता है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हर एक चीज क्लियर रखिए, वर्ड्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। डेरिवेटिव क्या होता है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी जो प्रोसेस है उसको करने के बाद जो फंक्शन मिलता है वो हमारा उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, जिसको जनरली हम y डैश f डैश dy by dx रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंशिएशन का, जो प्रोसेस इंक्लूड हो रहा है, बाद में जो फंक्शन मिलता है वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। सेम प्रोसेस यहां पे होता है। एंटी डेरिवेटिव मतलब उल्टा होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको एक इस प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो वापस आने का रास्ता भी तो होना चाहिए। ये नहीं कि अब आप चले गए और वहां से आएंगे कैसे। तो यही वो प्रोसेस है कि आप इस जगह से यहां तक जा रहे थे, तो ये डिफरेंशिएशन था। इस प्रोसेस से वापस से इस प्लेस पर आने का जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन है। समझिए चीज को। तो इस फंक्शन से वापस इस फंक्शन पे आने का जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इस फंक्शन का ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा। जैसे इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, वैसे ही इस फंक्शन का ये इंटीग्रल हो जाएगा। तो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इंटीग्रल होता है, और जो प्रोसेस होता है इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालने का जो प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन होता है। ये डिफरेंस होता है। सेम जैसे डेरिवेटिव में होता है, डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रल निकालने का जो प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन होता है। ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर हम कह दें cos x का इंटीग्रल क्या होगा, तो जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये साइन यूज करते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हम ये साइन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, अभी हम सारी चीजें देखेंगे। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि इस प्रोसेस का हमें इंटीग्रल निकालना है, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स। ठीक है, एंटी नाम में लिखा हुआ एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो एक तरीके से उल्टा है, बहुत नया नहीं है, हमने पढ़ रखा है। अब इंटीग्रेशन में ये साइन आता कहां से, इसका मतलब क्या है,
एक्चुअली ये समेशन से आता है, हमने पहले पढ़ रखा ये सिंबल, ये एक्चुअली डिस्क्रीट नंबर्स का सम होता था। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से लेकर के मान लिया 10 तक, 20 तक, 50 तक, इन नंबर्स को हम एड अप करते थे, इसका मतलब होता था सम। यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शंस के फॉर्म में चलते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो इस s को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये देखिए इसको इनलार्ज कर दीजिए इसको, तो ये समेशन से आता है। ये सिंबल हमारा मतलब होता है कि हमें सम करना है बेसिकली। आपको साइन समझ में आ गया। अब रिप्रेजेंटेशन में ये जो है ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये हमारा इंटीग्रेशन है। जिस फंक्शन का हम कर रहे हैं ये हमारा इंटीग्रांड है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड। और ये जो है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy लिखेंगे। ये तो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनका भी मतलब पता होना चाहिए आपको। इंटीग्रेशन जो होता है वो आपको दो टाइप के पढ़ने हैं, यानी जो प्रोसेस है इंटीग्रल निकालने का, इंटीग्रेशन जो होता है प्रोसेस होता है, तो आप पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो पहले हम पढ़ेंगे, और एक होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता है। क्यों इसको इनडेफिनिट बोलते हैं ये भी हम देखेंगे, इसको डेफिनिट क्यों बोलते हैं ये भी हम देखेंगे। इसको हम फिक्स कर देते हैं a to b fx dx, जहां पे इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, कहां से फंक्शन स्टार्ट करना है, और इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। ये एक्चुअल में इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बस आप देख लीजिए इसको डेफिनिट क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअल में ये एरिया अंडर द कर्व होता है, ये fx है। मान लिया हमको पॉइंट A से पॉइंट B तक हमको वैल्यू निकालनी है, तो पॉइंट A से पॉइंट B तक हमें इस एरिया, इस कर्व के नीचे का जो पोर्शन आ रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करना होता है बेसिकली। तो ये फॉर्मूला बनता कैसे है, इसके लिए आप इतना समझ लीजिए कि हम एक अगर स्ट्रिप बनाएंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, x में चल रहे हैं, एक स्ट्रिप बहुत छोटी सी बनाई है जिसकी विड्थ dx है और हाइट fx है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, fx dx। यही तो होता है भाई। ये आप ऐसे मान लीजिए कि एक ही लाइन थी, उसको हमने जूम करके दिखाया है, ठीक है, हाइट fx है x dx पे, ठीक है, बहुत छोटा सा मान लिया हमने। तो ऐसे कितने रेक्टेंगल बन सकते थे, a से b के बीच में सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को हमने ऐड कर दिया, a से b के बीच में जितने रेक्टेंगल बन सकते थे वही हमारा वैल्यू हो जाती है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये अभी हमको नहीं पढ़ना, सिर्फ आप रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, इसको नाम इनडेफिनिट क्यों दिया गया है। अभी जैसे हम इंटीग्रेशन करे ले रहे हैं, मान लिया हमने कोई फंक्शन उठा लीजिए, मान लिया x की पावर 5 है, चलिए ठीक है, इसका हमें अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x की पावर 4। यहीं पे अगर हम कहते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस 150 का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वैल्यू हो जाएगी 5x की पावर 4। यहीं पे अगर हम कहते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस 7 बाई 5 का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तब भी वैल्यू कितनी आएगी, x की पावर 4 5 टाइम्स। तो यहां से पता क्या चल रहा है कि हम इसका, अब इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव हो गया, यानी आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, x की पावर 5 ही मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, x की पावर 5 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम जब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, मान लिया x की पावर 4 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की पावर 5, एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं प्लस c। ये क्यों ऐड करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस टाइम इन कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये एक तरीके से रिकवरी होती है,
रिकवरी होती है उन कांस्टेंट्स की जो डिफरेंशिएशन के टाइम्स में जीरो हो गए थे हमसे। अब वो कांस्टेंट कौन सा है भाई? इन तीनों फंक्शंस में हमने डिफरेंशिएट किया है तो रिजल्ट सेम आया। वापस से इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा नंबर लेंगे? यहाँ पे इसीलिए हम जनरल कर देते हैं, ये डेफिनेट नहीं होता है। ये C कुछ भी हो सकता है, C 0 भी हो सकता था, C 150 भी हो सकता था, C 7/5 भी हो सकता था। समझ में आ रहा है? तो ये जो कांस्टेंट होता है ये उन कांस्टेंट्स की रिकवरी के लिए हमें अब जितने भी इंटीग्रेशन करेंगे सब में हमें C ऐड करना पड़ता है, और ये जो है उन कांस्टेंट्स की रिकवरी होती है जो डिफरेंशिएशन के टाइम पे हमसे जीरो हो गए थे। इनडेफिनेट इसको इसलिए बोलते हैं वो C हमें फिक्स नहीं होता है, वो C कुछ भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 1000, 10,000 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये डेफिनेट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? तो अब हमको पढ़ना क्या है? इनडेफिनेट पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम डेफिनेट मूव करेंगे। दोनों का रिप्रेजेंटेशन हमने बता दिया है आपको, ठीक है। इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता चल गया। इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। अब जैसे किसी फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन लिया, ठीक है, तो हमको ये वैल्यू भाई दो वेरिएबल अगर दिए हो x और y, तो एग्जामिनर क्या करेगा? या तो इसको अननोन कर देगा या इसको अननोन कर देगा। हमको डिफरेंशिएशन पता था, ये हम डिफरेंशिएशन पता कैसे निकालते, ये निकाल लेते थे। अब अगर हमको ये पता हो तो ये कैसे निकालेंगे? यही उल्टा प्रोसेस है। अगर एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ये वैल्यू पता है तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही प्रोसेस होता है। इसीलिए हम इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव फंक्शन भी इसी लैंग्वेज में बोलते हैं। किसी को कहते हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालिए तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देना होता है। इसका प्रिमिटिव फंक्शन निकालिए, sin x का प्रिमिटिव फंक्शन निकालिए, मतलब sin x का आपको इंटीग्रेशन कर देना है। फॉर्मूले देख लीजिए, सारे फॉर्मूले हमने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। किस तरीके से आते हैं वो हमें बस देख लेना। आप चाहे तो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। x की पावर n का n+1 हमने ले रखा है। यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? पावर प्रोडक्ट में आती है, ठीक है, और एक पावर कम हो जाती है, यही होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। होता क्या है कि एंटी डेरिवेटिव है, तो इसका हमें करना है तो कांस्टेंट हम हटाते तो कांस्टेंट हम डिवाइड कर देंगे। तो यानी इंटीग्रेशन अगर हम x की पावर n का करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। समझ में आ रहा है? c हमको क्यों ऐड करना है, सारी चीजें भी हम क्लियर कर चुके हैं। ये चीज समझ में आ गई। e की पावर x का क्या होता था? e की पावर x का e की पावर x रहता है। इसका मतलब कि इसमें भी e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा तो e की पावर x ही आएगा, ठीक है। a की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो वैल्यू a की पावर x इंटू लॉग a बेस e आता है। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने यहाँ से देखा जो चीज प्रोडक्ट में आ रही थी यहाँ पे उसको हमें डिवीजन में भेजना पड़ता है। यानी जो चीज डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में आ रही थी यहाँ पे डिवीजन में आएगी। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से इसका करेंगे, कांस्टेंट तो हमें हटाना पड़ेगा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे a की पावर x का तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? a की पावर x अपॉन में log a बेस e प्लस। समझ में आ रहा है? x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, आपको पता है। अब अगर आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस c। ये स्पेसिफिकली मैंने मेंशन कर दिया है, अदरवाइज ये आप इसी से समझ सकते थे। x की पावर 0 है, यहाँ पे पावर इंक्रीज, वहां पे देखिए पावर डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे पावर इंक्रीज होती है और इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आती है वो डिवीजन में आ जाती है। x की पावर 0 है तो 0+1 अपॉन में 1 हो जाएगा तो वैल्यू यही आ जाएगी। तो इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमने मेंशन कर दिया है कि कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यानी 1 का इंटीग्रेशन x आता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t आ जाएगा। log x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है? 1 अपॉन में x, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन में x dx का तो यहाँ पे हम log mod x प्लस c लिखते हैं। रीजन क्या है कि इसकी डोमेन हमें पता है पॉजिटिव होती है, ठीक है। 0 से इनफाइनाइट तक 0 नहीं लेते हैं, 0 से इनफाइनाइट तक होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है
कि ये पॉजिटिव नंबर हो, इसीलिए हमने मॉड लगा दिया। यहाँ पता नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं पता चल रहा है x कैसा है, लेकिन अगर आप इसमें लिखोगे तो पॉजिटिव ही लिखना है। माइनस है तो माइनस बाहर ले लेंगे। ये चीज इसलिए मॉड लगाई गई है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या देता है, डेरिवेटिव क्या देता है, cos x। तो cos x का इंटीग्रल कितना आ जाएगा आपको पता है, सामने लिखा हुआ है sin x प्लस c। cos x का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस sin x। यानी कि अब हमें इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस हमें हटाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन sin x dx कितना आएगा, माइनस cos x प्लस c। कभी कभी अगर फॉर्मूला याद ना आए आपको तो बस आप ये सोचिए कि sin x का अगर हम इंटीग्रेशन करना है तो sin x किसके डिफरेंशिएशन से आता है, cos x के। और अगर हम cos x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस आता है, तो इसका मतलब है cos x का डिफरेंशिएशन करने से माइनस sin x आता है। अगर हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x आएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है किसके डिफरेंशिएशन से आता है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका करेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा, tan x प्लस c। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए डिफरेंशिएशन में जितने c से स्टार्ट होता है सब में माइनस आता है। cot x का क्या हो जाएगा, माइनस का cosec स्क्वायर x। तो इसका माइनस हमें इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि cosec x का अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें cosec स्क्वायर x का तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस cot x प्लस c। sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे sec x इंटू tan x का तो वैल्यू कितनी आएगी, sec x प्लस c। हमने बता रखा है क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये सिर्फ sec x का हमने डिफरेंशिएशन किया, हो सकता है sec x प्लस 10 का किया हो, sec x प्लस 3/2 का किया हो, sec x प्लस 10,000 का किया हो, इसीलिए हमें c ऐड करना पड़ता है। cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस का cosec x इंटू cot x, यानी कि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का cosec x प्लस c। cosec लिखा हुआ है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू आती है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इंटीग्रेशन में कुछ इस टाइप का फंक्शन आपको दिख जाए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको याद रखना ये किसके डिफरेंशिएशन से आया था, साइन इनवर्स x का। तो यही साइन इनवर्स x चिपका देना और ये c हमें ऐड करना रहेगा। बस इतना सा काम है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये भाई साहब मिलते हैं। कहीं भी आपको अगर इस फॉर्मेट में मिल जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रल निकालना तो ये आता है हमारे tan इनवर्स x से। sec इनवर्स x का जब हम करते हैं तो 1/mod x रूट x स्क्वायर माइनस 1 आता है। तो जब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो 1/में रूट x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, sec इनवर्स x प्लस c। cosec इनवर्स x देखिए मेनली ये तीन फॉर्मूले होते हैं। साइन का cos इनवर्स निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा, cot इनवर्स निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा, cosec इनवर्स निकालते तो माइनस आ जाएगा। तो ये मैंने इसीलिए एक फॉर्मूला मेंशन किया, बाकी दो इसी तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पे यानी cos इनवर्स x का क्या होता है, -1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, अब ये मत सोचिए माइनस इस साइड भेज देंगे, ठीक है, तो माइनस cosec इनवर्स x आ जाएगा। तो फिर इसमें अंतर क्या बचेगा, दोनों तो सेम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ माइनस के साथ इंटीग्रेट अगर आपको करना है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x प्लस समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये फॉर्मूला देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपके पास लिखे हुए हैं, आपको जो सही लगे उस तरीके से बुक्स में लिखे हुए तो वहां से नोट कर लीजिएगा। लेकिन फॉर्मूले आपको याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से आपकी आगे की कैलकुलेशन होनी है। नोट कर लीजिए। अब हम इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या होता है, मतलब
जैसा कि हमने बताया कि उन कॉन्स्टेंट्स की रिकवरी होती है, ये लैंग्वेज में समझ में आता है, लेकिन ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको समझाना चाहें ऐसा क्यों हो रहा है तो ये देख लेते हैं जरा। जैसे मैंने लिख रखा है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है। मान लिया अगर हम किसी कर्व एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करते तो वैल्यू आपको क्या मिलती 2x, ठीक है। यहीं पे अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करते तो वैल्यू आपको क्या मिल जाती 2x तभी मिलती। यहीं पे अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस 2 कट करते तो वैल्यू क्या मिल जाती है आपको, अभी 2x मिल जाती। और अब अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें पता है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 2x dx का तो हमको x स्क्वायर मिलेगा, लेकिन हमें प्लस c ऐड करना पड़ता है। इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है वो देख लीजिए जरा। एक्चुअल में ये कर्व क्या है, पैराबोला होता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी इसको इधर ले आएंगे तो y माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर, या x माइनस 0 भी लिख सकते थे का होल स्क्वायर। इस टाइप से पैराबोला देखिए वर्टेक्स यहीं पे दिए होते हैं। जैसे इसको अगर हम लिख देते तो ये हो जाएगी y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये वर्टेक्स होते हैं। ये मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिख रखा है क्योंकि वर्टेक्स इजीली पता चल जाएगा, तो ग्राफ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये समझिए देखिए पहले अगर हम इसका बनाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो सिंपल ओरिजिन पे हमारे कर्व है, ओरिजिन पे वर्टेक्स है, मतलब हमारा ये हो गया वर्टेक्स जो है 0 0, x भी 0 y भी 0। इसके जो वर्टेक्स दे रखे थे x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये y माइनस 0 है। इसको देखिए जरा, तो यहाँ पे x तो 0 है लेकिन y की वैल्यू प्लस 5 है, यानी x तो 0 है और y कहीं यहाँ पे होगा, ये वैल्यू ये कर्व ऐसे जा रहा है। तो ये क्या हो गया 0,5 वर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये कर्व हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई इज इक्वल टू, और ये कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर। अब इस कर्व की बात करें, इसमें देखिए -2 है, यानी कि ये कर्व यहाँ कहीं 1 2 ये मान लीजिए, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो ये वर्टेक्स कितना हो गया 0,-2। तो इन कर्व से देखिए पता क्या चल रहा है, ये एक सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व शो करती है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व्स को, ठीक है। यानी कि हम सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे आप सी चेंज करते रहोगे आपको डिफरेंट कर्व्स मिलते रहेंगे। सी चेंज करते रहिए आपको डिफरेंट कर्व्स पैरेलल टू ईच अदर या एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स मिलते रहते हैं। तो यहां से भी पता, ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन सिंपली यही समझ में आ रहा है कि सी, इसीलिए हम इसको इनडेफिनिट बोलते हैं कि आप डेफिनेट नहीं है। देखिए आप इसका जब आप इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वो ये वैल्यू भी आ सकती थी, ये वाला भी कर्व हो सकता था, ये वाला भी कर्व हो सकता था, इसीलिए इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन का यही मतलब है कि सी क्यों ऐड हो रहा है, ये इनडेफिनिट है, ठीक है। तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। आप सी चेंज करते रहिए, आपको डिफरेंट उस फैमिली के मेंबर्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तो नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए इसको। इंटीग्रेशन हम बोल रहे हैं तो ये मतलब हम वो प्रोसेस सीख रहे हैं जिससे हमें इंटीग्रल्स निकालने हैं, ठीक है। पहली चीज, जिस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते थे d बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x लिख दिया हमने, तो वैल्यू क्या आती थी 3 कांस्टेंट था और हम सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करते थे, 3 बाहर निकाल लेते थे और इसका सिंपली कर देते थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और कोई कांस्टेंट है फंक्शन के साथ में तो आपको वो कांस्टेंट निकाल लेना है, बाद में सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती थी कि आप डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, d बाई डी एक्स ऑफ मान लिया sin x दे दिया गया प्लस x क्यूब दे दिया माइनस 3 log x दे दिया, तो हम करते क्या थे, हर एक प्लस माइनस में अगर जो फंक्शन दिए होते थे हर एक फंक्शन का अलग अलग कर देते थे। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, सिंपल इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे। ये कांस्टेंट इसी वाली प्रॉपर्टी कांस्टेंट अलग करके कर देते हैं। यहाँ पे भी वही है
कि अगर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, कोई 2-3 फंक्शन प्लस में दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको सिंपली सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है विद साइन, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम कर देते थे, इसका हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 3/x। सेम वही काम करना है हर एक, अगर प्लस माइनस के लिए रखे। प्रोडक्ट वाला भी मैंने बताया, प्रोडक्ट में वहां पे भी प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता था, तो यहाँ पे भी है, इसका भी फॉर्मूला होगा, वो अभी हम नहीं देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। जो मेन प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये लिख रखा है हमने कि एक फंक्शन का हमने पहले डेरिवेटिव लिया d/dx ऑफ fx, यानी f' लिखा हुआ है, यानी इसको हम लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ f' dx, ऐसे भी तो लिख सकते। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज लिखी हुई है तो अल्टीमेटली आपको सिंपली fx ही देखना, इस चीज को समझिए। कहने का मतलब क्या है, किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ओवरऑल वहीं पहुंच जाएंगे ना, ठीक है। देखिए ये कहने को प्रॉपर्टी तो हमको पता है, हम इस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनते हैं और हम इस प्रॉपर्टी को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एनडीए में जैसे एक क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेशन -1 से 1 d/dx ऑफ tan इनवर्स x dx, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट दे रखा हुआ है। हमें पता है कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है, सिंपली tan इनवर्स x है और आपको सिंपली इनवर्स यहाँ लिमिट अप्लाई कर देनी है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है। ये यही प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह पे, आप प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। हर चैप्टर की जो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को जिसको जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसी से बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो अगर एनडीए पेपर की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को, और जनरली अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाते हैं। उल्टा भी हो सकता है इसका, ऐसे भी दे सकता था कि हम डिफरेंशिएशन करें जिस फंक्शन का, उसका पहले हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहां पे ले लें कि हम d/dx ऑफ इंटीग्रेशन sin x dx, तो sin x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x किसके डिफरेंशिएशन से आता है, एक्चुअली में cos x के डिफरेंशिएशन से आता है। तो यहाँ पे cos x आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है d/dx। अब आप इसका जब डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का sin x, यानी अल्टीमेटली वही फंक्शन आ जाना है। तो इस फॉर्मेट में भी लिखा है, तब भी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, सिंपली वही फंक्शन दे रखा हुआ है। एक दूसरे के उल्टा होते ना, तो एक बार आप इंटीग्रेशन करोगे फिर उसका डिफरेंशिएशन लोगे तो बात वही आ जानी, ये इंटीग्रेशन करके फिर डिफरेंशिएशन लोगे तब भी वही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक और, ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टी की नहीं कह सकते, एक पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, कि अगर हम अभी हमने बताया था ना कि जिन भी फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट लिखते हैं तो हमने इसके लिए लिख दिया c1, प्लस इसका करेंगे तो x³/3 आ जाएगा, प्लस यहां लिख देंगे c2। तो हर बार हम c1 c2 लिखेंगे तो ये कांस्टेंट आपस में ऐड नंबर होते हैं, ये ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x प्लस x³/3। इनको हम c1 c2 बार बार ना लिखने की बजाय एक नया कांस्टेंट दे देते हैं c, इनकी जगह पे हम एक डायरेक्ट नया कांस्टेंट लिखा करेंगे, वो है c। यानी बार बार हमें हर एक फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए एक एक कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमें करना क्या है, पूरा इंटीग्रेशन कर देना है, बाद में एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। जैसे मान लिया हमने दे दिया था 1/x का इंटीग्रेशन करना है, -x² का करना है, प्लस √x का करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका हो जाता है log x, इसका हो जाएगा x³/3, और ये x की पावर 1/2 है, तो अब पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर 3/2, और नीचे ये 2/3, प्लस लास्ट में आपको c ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, हमें हर एक फंक्शन के लिए कांस्टेंट नहीं ऐड करना है, फाइनल इंटीग्रेशन के लिए लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड कर देना है,
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल क्या कह रहा है कि हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। ये जो लाइन दे रखी है इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे देखिए सिर्फ इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इंस्पेक्शन मेथड में ये होता है कि बेसिकली हमको ये चेक करना होता है ये किसके डिफरेंशिएशन से आए हैं, हमें वो डिफरेंशिएशन दिखा के इंटीग्रल निकालना होता है, बस और कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो कॉस किसके डिफरेंशिएशन से आता है, साइन, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x हम लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी cos 2x और फिर 2x का क्या कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यही हमें करना होता है। एक्चुअली में हमें सोचना है कि ये किसके डिफरेंशिएशन से ये वैल्यू आती है, उल्टा हमें चलना होता है। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे cos 2x dx का, ये एक्चुअल में था क्या, ये जब 2 आप उधर भेज देंगे तो ये हाफ d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x है, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी cos 2x। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको क्या मिलना है, हाफ साइन 2x। ठीक है, तो ये आपका एंटी डेरिवेटिव फंक्शन है किसका, इसका, यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। यही करना होता है। इस वाले पार्ट में अगर हम करें तो जब आप ये देखिए x स्क्वायर हमें मिला है तो ये किसके डिफरेंशिएशन से आता था, x क्यूब पे, यानी कि अगर x क्यूब और x क्यूब है यानी x की पावर 4 रहा होगा, इनका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू आपको कितनी मिलती है, पावर प्रोडक्ट में आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्ट मुझे दिख रहा है वही आ रहा है। तो अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल ये फंक्शन हमको मिल जाएगा x क्यूब प्लस x की पावर 4, यानी ये जो है इस गिवन फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, बात क्लियर है। तो इंस्पेक्शन मेथड सिर्फ आपको बेसिक के लिए दिया गया और कहीं नहीं आने वाला, हर जगह इंटीग्रल नहीं पूछा जाएगा, तो आप इससे घबराइए नहीं, ये आपके लिए सिर्फ ऐसे ही दे रखा हुआ एज ए इंफॉर्मेशन के लिए। बेसिक चल रहा है अभी, इस वजह से है। ये देखिए हमें सिर्फ इंटीग्रल फाइंड करने, अब हमें अपने फॉर्मूले अप्लाई करने, अब हमको ये सारा तामझाम नहीं लगाना रहता है। यहाँ पे क्या है, ये हमें इंटीग्रेशन करना है तो ये वैल्यू हो जाएगी x से डिवाइड, ये x स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए तो ये x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर है और ये -1 अपॉन में x स्क्वायर है dx। तो ये एक्चुअल में है इतना, ये सिंपली x है डिवाइड हो जाएगा माइनस x की पावर -2 dx है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर इंक्रीमेंट होती है और वही क्वांटिटी नीचे आती है तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे पावर इंक्रीमेंट होने के बाद x की पावर -1 बचेगी और अपॉन में -1 आ जाएगा। ओवरऑल में हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, +1 अपॉन में x प्लस c। ये फाइनल आंसर, ये इसका इंटीग्रल हो गया। इसका करेंगे हम तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर इंक्रीमेंट करना है तो 2/3 प्लस 1 कर देंगे तो 5/3 हो जाएगी। तो x की पावर 5/3 अपॉन में 5/3 आएगा, प्लस 1 का 1 एक्चुअल में x की पावर 0 होता है, मैंने बता रखा है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, x का डिफरेंशिएशन करते हैं 1 आता है तो यहाँ पे x आ जाएगा, ये प्लस c, इसको आप 3/5 इंटू x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जब 3/2 का करेंगे, 3/2 अगर आप +1 करेंगे तब भी कितना हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2। यहाँ पे है 2 e की पावर x का, e की पावर x होता है इंटीग्रेशन, -1 अपॉन x किसके इंटीग्रेशन से आता है, log x के डिफरेंशिएशन से। ठीक है, जब log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन x आता है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, और प्लस c हम और ऐड कर देंगे। इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन दे रखे हैं जो टोटली आपके, देखिए अभी रियल इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, सिंपल अभी जो पहली एक्सरसाइज है वो सारी आपके फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज ये पार्ट यहीं पे रोकते हैं। बेसिक आपका पूरा जितना था इंटीग्रेशन का वो मैंने कवर कर दिया। अब हम एक्सरसाइज 7.1 इसके नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। पूरी एक्सरसाइज एक ही टॉपिक में हो जाएगी, बहुत इजी क्वेश्चंस है, जो हमें लगेगा कि हाँ ये डिस्कस करना है वो डिस्कस कर देंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करनी है
और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।